मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दो। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। और इतिहास का पहला वीडियो हम जो इतिहास के स्रोत से रिलेटेड था उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। आप प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं या फिर इतिहास के टॉपिक पर जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि इतिहास के स्रोत 4 स्रोतों में बांटा गया था। पहला धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, विदेशियों के द्वारा दिया गया वृत्तांत और पुरातात्विक स्रोत। जहाँ से हमने 2 चीज़ के बारे में बात किया था, एक धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। आज हम बात करेंगे विदेशियों के द्वारा दिया हुआ विवरण या फिर वृत्तांत, जो उन्होंने विदेशियों ने अपने साहित्यों के माध्यम से यहाँ के बारे में, भारत के बारे में जो भी जानकारी दिए हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विदेशी साहित्य में सबसे पहले यूनानी लेखक के बारे में बात करें। दोस्तों, यूनानी लेखक के बारे में बात करेंगे तो यूनानी लेखकों में ना सिर्फ यूनानी आते हैं बल्कि इसमें ईरानी और रोमन दोनों आ जाते हैं। और इस समय यूनानी लेखक को क्लासिकल लेखक के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी लेखक को क्लासिकल लेखक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हम देखेंगे यूनानी लेखकों में से सबसे पहला है हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में देखेंगे तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और इसमें देखेंगे कि इसका बुक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के बुक का नाम हिस्टोरिका है, जिसमें धर्मोपली का युद्ध जो यूनानी और ईरानी के बीच में हुआ था 468 ईसा पूर्व में, उसके बारे में जानकारी देता है। 468 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध, उसके बारे में जानकारी देता है हिस्टोरिका, है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के साथ जो संबंध है उसके बारे में भी जानकारी देता है हिस्टोरिका बुक, जो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है उसमें यहाँ पे भारत और फारस, जिसको ईरान कहते हैं, उसके बीच क्या क्या संबंध थे इसके बारे में, जैसे व्यापारिक संबंध भी थे और कई तरह के संबंध थे, तो उनके बारे में जानकारी हमें हिस्टोरिका बुक से मिल जाता है। और यहाँ पे इसी बुक में ये अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है। ये बुक का विवरण अनुश्रुतियों और अफवाह के रूप में आधारित है, अफवाह पर आधारित है, इसीलिए इसके विवरण में अफवाह भी देखने को मिल जाता है। चलिए अब दूसरे हम लेखक की बात करें तो मेगास्थनीज है। दूसरे लेखक का नाम मेगास्थनीज है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आता है और ये अपने बुक में इंडिका, इसका बुक का नाम इंडिका है। इंडिका में बुक में मौर्य वंश के समाज और संस्कृति के बारे में विवरण करता है कि मौर्य वंश के समाज किस तरह के थे, वहाँ के संस्कृति किस तरह के थे। और ये यहीं से देखेंगे मूल रूप में नहीं है। इंडिका जो बुक है ये मूल रूप में अपना अभी नहीं है, इसका कॉपी किया गया है। और इस बुक में भारत की वायु, मृदा, पशु पंछी और यहाँ के जलवायु जो है उनके बारे में जानकारी इस बुक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो यहाँ पे है अस्ट्रेबो लेखक ने लिखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है, जिसके 17वें खंड में हम देखेंगे सिंध प्रदेश के भूगोल के बारे में चर्चा किया है। 17वां खंड जो अस्ट्रेबो के द्वारा लिखा हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके 17वें खंड में सिंध का प्रदेश जो है, सिंध प्रदेश का भूगोल की रचना किया है। और अगला हम लेखक की बात करें तो प्लूटार्क है। और प्लूटार्क ने अपने बुक का नाम है, जिसका बुक का नाम है पैरेलल लाइन। प्लूटार्क में कहा गया है कि चंद्रगुप्त शासक बनने से पहले सिकंदर से मिला था। चंद्रगुप्त जो थे वो शासक जिस समय नहीं बने थे, उस समय सिकंदर से जाकर के मिला था और सिकंदर ने बुरी तरह से उसको पकड़ लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह से भाग वहाँ से निकला। और उसके बाद ये जब शासक बनने के बाद इन्होंने 6 लाख पैदल सेना का निर्माण किया था। 6 लाख पैदल सेना का निर्माण किया और उसने पूरे भारत को जीतने का इरादा लिया। नेक्स्ट है जस्टिन, जिसका बुक का नाम है ईपी होम,
है ना। ईपी होम जस्टिन का बुक है। ये बुक विधि संहिता पर आधारित है। इस बुक में विधि संहिता के बारे में बात किया गया है। और यहाँ से देखेंगे इस बुक में ही अंतिम नंद शासक जो थे, अंतिम नंद शासक घनानंद के बारे में कहा गया है। जस्टिस के बुक ईपी होम में ही घनानंद को अग्रमीज या फिर जेड्रोमीज के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम सीमांत जो होता है, जब सिकंदर की मृत्यु हो जाता है तो उत्तर पश्चिम सीमांत पर यूनानियों के खिलाफ जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करने के लिए सेंड्रोकस आते हैं। उत्तर पश्चिम जब सिकंदर का मृत्यु हो जाता है तो उत्तर पश्चिम सीमांत से यूनानियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उसका नेतृत्व हमारा सेंड्रोकस करता है। और उस समय सेंड्रोकस जब नेतृत्व करता है तो उसी के लिए ये जस्टिन साहब ने सेंड्रोकस को द लिबरेटर ऑफ इंडिया कहा है, मतलब भारत का मुक्तिदाता के नाम से संबोधित किया है सेंड्रोकस को। इसी बुक में इसका चर्चा किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं टोल्मी के बारे में। टोल्मी जिन्होंने ज्योग्राफी बुक का रचना किया और ये भारत का भूगोल है ना। हिंदी में इसको भारत का भूगोल कहते हैं या फिर ज्योग्राफी कहते हैं। तो टोल्मी का लिखा हुआ बुक ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल, जिसमें भारत के मिट्टी, यहाँ के जलवायु और फिर यहाँ के पेड़ पौधे वगैरह के बारे में जानकारी मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरी के बारे में लिखा है। और यहाँ से प्लिनी के साहित्यों से ही, इसी साहित्य से अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है कि अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो वो प्लिनी के द्वारा लिखा हुआ नेचुरल हिस्टोरी में मिलता है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे कि प्लिनी के ही बुक में भारत और रोम के व्यापारिक संबंध के बारे में भी जानकारी मिलता है कि उस समय भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध हुआ करता था। और उसकी रचना प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी जो है उसमें किया है। नेक्स्ट है डायमेकस में देखेंगे कि सीरियन नरेश, डायमेकस कौन थे, तो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत है डायमेकस? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत है। और इसी के बुक में बिंदुसार के, और ये जो आए थे ये डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे और इन्होंने अपने बुक में मौर्य युग के बारे में जानकारी दिया है। बुक में जो रचना किया है उसमें मौर्य युग के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं डायोनिसियस जो थे वो मिस्र के नरेश टोल्मी फिलेडेल्फस का राजदूत था। टोल्मी फिलेडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस था और ये अशोक के बारे में जानकारी देता है। डायोनिसियस अशोक के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यूनानी लेखक जो अपने साहित्यों के माध्यम से भारत के बारे में जानकारी अलग अलग माध्यमों से दे रहा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चीनी लेखक के बारे में। तो चीनी लेखक के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है इसमें फाहियान पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था। पहला ऐसा चीनी यात्री जो भारत आया था तो वो फाहियान था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था 399 ईस्वी में। कब आया था ये भी पूछ सकता है और किसके दरबार में आया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि चीनी लेखक फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और सबसे पहला चीनी यात्री फाहियान ही था। तो ये भी याद रखेंगे। और फाहियान का बुक का नाम फो यू की है जिसमें मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से आप याद रखेंगे कि फाहियान ने अपनी बुक फो यू की इसमें मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में रचना किया है और उसके बारे में पूरा विवरण दिया है। ये भारत आया था जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था और यहाँ पे भारत आकर के इन्होंने भारत में 14 वर्ष बिताए थे और यहाँ से पूरी तरह से बौद्ध के साहित्यों को संग्रह किए थे और वहाँ से जानकारी प्राप्त किए थे बौद्ध के बारे में। चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम बात करते हैं
अगला जो चीनी लेखक थे सुंग यून या फिर संयुगन के नाम से जाना जाता था, ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। और यहाँ इसका भारत आने का मकसद था कि बौद्ध धर्म को जानना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना। तो ये अपने साहित्यों में विवरण किए हैं कि हुनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उससे गुप्त साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानकारी सुंग यून ने अपने साहित्यों में किया है। अब हम अगला देखेंगे चीनी लेखक में ह्वेनसांग के बारे में। तो ह्वेनसांग, जिसका ओरिजिनल नाम था युआन चांग के नाम से जाना जाता था, और ये 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था और ये 16 वर्षों तक भारत में रहा था। यहाँ से ये 645 ईस्वी में पुनः वापस लौट करके चीन चला गया। और इसका यहाँ पे आने का मकसद था कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का मकसद था, यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करने का मकसद था और बौद्ध धर्म के बारे में जानने का मकसद था। ये अपने किताब सी यू की में, इसका बुक का नाम है सी यू की, और इस बुक में 138 देशों के बारे में विवरण प्राप्त होता है। सी यू की जो ह्वेनसांग का पुस्तक है, इसमें 138 देश के बारे में विवरण प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से ह्वेनसांग के बारे में तो जान लिया। और ह्वेनसांग के बारे में एक चीज़ और हम बता देते हैं कि ह्वेनसांग बुद्ध का प्रतिमा और शिव के प्रतिमा का भी पूजा किया करते थे और सूर्य देवता का भी पूजा किया करते थे। चलिए, इसके बाद इसमें चीनी लेखक में एक और हैं जिसका नाम है इतिसंग। इतिसंग जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। और यहाँ इसका आने का मकसद इसका भी वही था कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने अपने साहित्यों में विवरण किया है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सिहली साहित्य के बारे में। तो सिहली साहित्य जो है, सिहली साहित्य ये तीसरे बौद्ध सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी देता है। और यहाँ से हम देखेंगे सिहली साहित्य में दीपवंश जो 4वीं शताब्दी में लिखा गया था, और ये इस दीपवंश में बताया गया है कि अशोक जो सम्राट थे, इन्होंने अपने 99 भाइयों को हत्या करके शासक बना था। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। और इसी सिहली साहित्य के दीपवंश साहित्य जो है, इसमें कहा गया है कि अशोक के माँ का नाम धर्मा है ना। दीपवंश में बताया गया है कि अशोक की माँ का नाम धर्मा बताया गया है। और यहाँ से देखेंगे दूसरा महावंश जो 5वीं शताब्दी के बारे में विवरण देता है। और यहाँ से इसमें कहा गया है कि अशोक अपने 11 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। और इसी महावंश में बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष के बाद राज्याभिषेक होता है अशोक का। इसके बारे में भी जानकारी देता है महावंश। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेपाली साहित्य की ओर। तो नेपाली साहित्य में देखेंगे दिव्यदान एक साहित्य है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, अशोकावदान और दूसरा कुणालक। अशोकावदान में हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलता है। और इसी अशोकावदान में सम्राट अशोक के माँ को शुभ्रांगी के नाम से जाना गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के माँ को शुभ्रांगी किस साहित्य में जाना जाता है, तो अशोकावदान जो दिव्यदान का भाग है। इसके दूसरे भाग में देखेंगे कुणालक, जो राजकुमार कुणाल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और ये राजकुमार कुणाल जो होते हैं वो तक्षशिला का गवर्नर होते हैं। तक्षशिला का गवर्नर राजकुमार कुणाल थे। और ये जो राजकुमार कुणाल हैं, ये अशोक का पुत्र बताया जाता है। अशोक का पुत्र राजकुमार कुणाल थे। चलिए, यहाँ से हमारा नेपाली साहित्य भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तिब्बती साहित्य की ओर। तो तिब्बती साहित्य जो थे वो दो तरीके थे, कंग्यूर और तंग्यूर। और इन दोनों का रचना बौद्ध लामा तारानाथ ने कराया था। और इसमें लामा का जो शाब्दिक अर्थ है, लामा एक तिब्बती शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ भिक्षुक होता है ना। और इसमें बौद्ध धर्म में ही बौद्ध लामा तारानाथ ने मौर्य साम्राज्य के बारे में तंग्यूर और कंग्यूर में विवरण दिया है। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अरबी साहित्य के बारे में। अरबी साहित्य, यहाँ से पहला देखेंगे अल बरूनी जो लेखक थे, अरबी लेखक, उसमें
अल बरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इन्होंने किताब उल हिंद और तहकीक हिंद की रचना किया था। किताब उल हिंद और तहकीक हिंद, ये पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किन की रचना है, तो अल बरूनी की रचना है और तहकीक हिंद अल बरूनी की ही रचना है। इसमें भारत के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिया जाता है। चलिए अब हम दूसरा अरबी लेखक के बारे में बात करेंगे, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी के समाज और यहाँ के संस्कृति के बारे में विवरण दिया है। इनके बुक का नाम रिहनला, जो अरबी में लिखा हुआ है, रिहनला इसका बुक का नाम है। तो ये आप याद रखेंगे, इब्न बतूता का रिहनला, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और इसके कार्यों को देख करके उस समय के राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी, जिसको न्यायाधीश भी कहते हैं, तो दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश घोषित कर दिया था इब्न बतूता को। किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश घोषित कर दिया था। अब हम जानते हैं दोस्तों कुछ अन्य लेखक है उसके बारे में। अन्य लेखकों में मार्को पोलो को हम शामिल करेंगे और ये मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और ये भारत आकर के पांड्य देश की यात्रा किए थे। पांड्य देश मतलब पांड्य लोग थे, उनके बारे में। और पांड्य के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना है तो मार्को पोलो के द्वारा लिखा हुआ साहित्य में हमें जानकारी मिल सकता है। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे लेखक जो भारत आए और भारत में आकर के यहाँ के सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोग, यहाँ के इतिहास और यहाँ के राजाओं के बारे में विवरण देते गए और अपने अपने साहित्यों में अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों का विवरण दिए हैं। तो उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और इस तरह से हमारा विदेशियों के वृत्तांत जो हमारे इतिहास के लिए, भारतीय इतिहास के लिए ज़रूरी था, वो हमें इन सारे किताबों के द्वारा पता चलता है कि भारत का इतिहास किस तरीके का था। अब हमारा दोस्तों एक अंग छूट गया है, वो है पुरातात्विक स्रोत, और उसके बारे में हम इसी में जानते हैं कि आखिर पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत के। एक ऐसा साक्ष्य जो पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो बोजांग कोई है, उसमें वैदिक देवताओं को, वैदिक देवता जो होते थे उसको मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तव, नास्तव मतलब होता है अश्वनी कुमार, नास्तव को अश्वनी कुमार के भी नाम से जानते हैं। तो मित्र, वरुण, इंद्र और नास्तव के नाम मिलते हैं देवताओं के जगह, वैदिक देवताओं के जगह इन सारे लोगों के नाम मिलते हैं। तो पुरातत्व संबंधी मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो उल्लेख है, विवरण हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष का जो प्रयोग किया गया है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। यहाँ से देखेंगे सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी जो है सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। सोहगौरा अभिलेख दोस्तों, यहाँ पे ये सोहगौरा अभिलेख में ही कहा गया है कि संकट काल के लिए यहाँ पे खदानों को इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि कभी संकट काल आए तो उस समय उसका उपयोग किया जाए। तो सोहगौरा अभिलेख में ही उसका जानकारी मिलता है कि खदानों मतलब अनाजों को एकत्रित करके रखना, सुरक्षित रखना, है ना। अगला देखेंगे सर्वप्रथम हून आक्रमण के बारे में जानकारी जो देता है वो भीतरी स्तंभ अभिलेख देता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख में कहा गया है कि सर्वप्रथम हूनों का आक्रमण के विवरण दिया गया है। चलिए सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्रमाण जो मिला हुआ है वो एरन अभिलेख में मिला हुआ है। एरन अभिलेख में लिखित साक्ष्य प्रमाण मिला हुआ है सती प्रथा के बारे में। अगला है कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर श्रेणी जो थे उसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में जानकारी हम जानते हैं। और अगला है कि जम्मू के नवपाषाण स्थल जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे गर्तावास के बारे में जानकारी मिलता है। गर्तावास क्या होता है दोस्तों, कि गर्तावास मतलब होता है कि
गहराई में गर्त में जाकर के घर बनाने की जो विधि है वही गर्तावास के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे हम देखेंगे कि गर्तावास के बारे में साक्ष्य मिला हुआ है। और यहाँ पे गड्ढों में जाकर के घर बनाया जाता था, बहुत गड्ढे में जाकर के अपना आवास बनाया जाता था, उसी को हम गर्तावास के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की भी व्यवस्था थी। जो नीचे उतरना होता है फिर ऊपर चढ़ना है तो वहाँ पे सीढ़ी का भी व्यवस्था किया गया था। अगला हम देखेंगे कि प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना सिक्का जो है उसे याहत सिक्का के नाम से जानते हैं। और इसी को साहित्य में कासारपन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि याहत सिक्का को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो कासारपन के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने की जो है विधि सबसे पहले शुरुआत किया था अवन शासक ने। अवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने शुरू किया। सिक्का के ऊपर कोई लेख नहीं लिखता था, लेकिन अवन शासकों ने शुरू कर दिया और उसके ऊपर लेख लिखने का शुरुआत किया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट कि सिक्का पर समुद्रगुप्त जो एक ऐसे सिक्का है, सिक्का पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया है। और यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, इसीलिए वो उसके शासनकाल में सिक्कों पर समुद्रगुप्त को ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। और अरिकमेंडू जो पांडुचेरी के निकट में है, वहाँ से रोमन सिक्का का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये चीज़ हम जान सकते हैं। और उस समय जो है भारत का संबंध बर्मा जो अभी पहले जो म्यांमार के नाम से जाना जाता था, और मलाया जो स्वर्णद्वीप में है, और कंबोडिया जो कंबोज में है, और जावा जो यव द्वीप में है, उसके साथ भारत का संबंध रहा करता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मंदिर निर्माण शैली जो था उसके बारे में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि उत्तर भारत में मंदिर कला शैली जो है, मंदिर बनाने की कला, उस शैली को हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण। अब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में मंदिर कला शैली, जो मंदिर का निर्माण था उस कला शैली को हम द्राविड़ शैली के नाम से जानते हैं। अब बात रही दोस्तों कि दक्षिणापथ में जो है मंदिर निर्माण कला शैली को देखिए, नागर शैली तो उत्तर में और दक्षिण में हमारा द्रविड़ शैली हो गया। तो ये दोनों शैली को मिला करके, नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके एक शैली का निर्माण, दोनों शैलियों का प्रयोग यहाँ के मंदिरों में किया जाता था। इसीलिए इन दोनों शैलियों को मिला करके इसका नाम बेसर शैली के नाम से पड़ा। तो बेसर शैली हमारा दक्षिणापथ में मंदिरों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का संयुक्त रहता था। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देख लिया। अब एक चीज़ और आता है कि पंचायतन क्या होता है। पंचायतन दोस्तों, ये शब्द मंदिर रचना से संबंधित है। मंदिर का जो रचना किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसी से संबंधित है पंचायतन। और पंचायतन का अर्थ होता है कि जो मुख्य मंदिर है वो अन्य 4 मंदिरों से घिरा हुआ होगा। मतलब क्या कि मुख्य मंदिर अन्य 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो उसी को हम पंचायतन कहते हैं। जैसे पंचायतन शैली के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में पड़ता है, ये हमारा पंचायतन शैली के बने हुए हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि एक मुख्य मंदिर होगा बीच में, और ये मंदिर 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होगा। तो आप इसका कल्पना कर सकते हैं कि बीच में मुख्य मंदिर होगा जो बड़ा होगा, और चारों तरफ से 4 सहायक मंदिर होंगे जो छोटे छोटे होंगे। और ये इस तरह के रचना को हम पंचायतन शैली कहते हैं। और दूसरा यदि हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में ही स्थित है, ये भी पंचायतन कला शैली का ही है। और ब्रह्मेश्वर मंदिर के बारे में बात करें, भुवनेश्वर में जो है, ये भी पंचायतन कला शैली से बने हुए हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ भी पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया है। गौडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ पे भी पंचायतन कला शैली का ही प्रयोग किया गया है।
इस तरह से हमने देखा कि उत्तर भारत में मंदिर कला शैली जो था उसे नागर शैली के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ से दक्षिण भारत है तो यहाँ से द्रविड़ को याद रखेंगे, दक्षिण द्रविड़। बाकी ये क्या हो जाएगा, उत्तर है तो नागर, और फिर दोनों को मिक्स कर दिए तो दक्षिणापथ हो गया, और ये दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा बेसर शैली का निर्माण होता है, तो ये हमारा हो गया दक्षिणापथ में बेसर शैली। और फिर यहाँ से हमने देखा पंचायतन एक मुख्य मंदिर होता है और उसके 4 अन्य सहायक मंदिर से घिरे होते हैं, तो उसी को हम पंचायतन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, इतिहास के स्रोत में हम 4 भाग देखे थे, उसका एक भाग ये था, तो हमने आज चारों भाग को कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले हमने 2 भाग बताया था धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य के बारे में, तो वो आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले का वो वीडियो है। और हम अब अगला वीडियो में बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।